बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हम गाजिस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। एक एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, आज हम दूसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये बात मैं आपको बताता चलूं कि हम लोगों ने पहले ही ये पढ़ लिया है कि गाजिस लॉ की जो भी एप्लीकेशन होगी उसमें हमारा पर्पज एक ही होगा, और वो ये होगा कि हमने डिफरेंट सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी। तो आज की इस एप्लीकेशन में भी डेफिनेटली हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी, लेकिन आज की सिचुएशन क्या है, वो क्या सिनेरियो है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। आइए जरा देखते हैं आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल बेसिकली क्या है? आज का हमारा आर्टिकल है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस। इन्फिनिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इन्फिनिट का मतलब होता है कोई चीज इतनी बड़ी हो कि वो कभी भी खत्म ना हो। इन्फिनिट साइज का ये मतलब होता है। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले क्या इमेजिन करना है? हम लोगों ने इमेजिन करना है कि हमारे पास एक शीट है और वो शीट जो है वो इन्फिनिट साइज की है, यानी वो इतनी बड़ी शीट है कि वो कभी भी खत्म नहीं होगी। अब डेफिनेटली इतनी बड़ी शीट मैं तो नहीं दिखा सकता यहां पर, क्योंकि यहां पर मेरे पास थोड़ा सा हिस्सा है जहां पर मैं आपको कोई ना कोई फाइनाइट, कोई महदूद चीज ही दिखा सकता हूं। इसलिए मैं जब आपके सामने ये शीट ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको इसकी बाउंड्रीज नजर तो आ रही हैं, लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि ये जो शीट की बाउंड्रीज हैं ये एक्चुअली कोई बाउंड्रीज नहीं है। ये तो सिर्फ यहां पर मैंने क्योंकि इस शीट का छोटा सा हिस्सा दिखाना था, तो असल में ये शीट जो है ये इनफाइनाइट है, लामहदूद है, ये कभी भी खत्म नहीं होती। अगली बात जरा ध्यान से देखिए कि इनफाइनाइट शीट तो ले ली मैंने, लेकिन आज के आर्टिकल में इनफाइनाइट शीट की बजाय इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस है। तो मैं क्या करता हूं, मैं बहुत सा पॉजिटिव चार्ज इस पूरी शीट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो ये हमारे पास जो है ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो गए। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, आज का हमारा आर्टिकल क्या है? आज का आर्टिकल ये है कि हम लोगों ने इस शीट से कुछ दूर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। दोबारा कह देता हूं कि ये जो अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस हो तो इससे थोड़ा सा दूर अगर मैं कोई एक पॉइंट इमेजिन करता हूं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये है हमारा आज का आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि आज के आर्टिकल में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो आज का आर्टिकल हमारा ये बता रहा है कि लेट अस calculate electric intensity कहां पर जी? at a point close to an infinite sheet of चार्जेस। तो आज मैं क्या करूंगा, दोबारा बता देता हूं कि मेरे पास ये शीट ऑफ चार्ज है, इससे दूर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी ये मैं आज मालूम करूंगा। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने क्या इमेजिन किया, एक शीट इमेजिन किया है। इमेजिन अ शीट ऑफ एन इन्फिनिट एक्सटेंट। इमेजिन करें एक शीट जो लामहदूद है, इन्फिनिट एक्सटेंट की है, ठीक है जी, लामहदूद है, एंड पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली distributed over this sheet। और उस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हर जगह पर, लेकिन कैसे? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि आप देखें हर जगह पर हमारे पास चार्जेस जो है वो बराबर फासले पर हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पर चार्ज ज्यादा मिकदार में और कहीं पर कम है, बल्कि आपको लगेगा कि हर जगह चार्ज की जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब है ये, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या ये इनफाइनाइट शीट दिखाई मैंने आपको? नहीं, इनफाइनाइट मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने उस इनफाइनाइट शीट का एक फाइनाइट पार्ट, एक महदूद हिस्सा मैंने आपको दिखाया। असल शीट तो इनफाइनाइट होगी।
तो याद रखिए कि ये बात भी मैं कह देता हूं कि अ फाइनाइट पोर्शन of this sheet is shown here. तो यहां मैंने इस डायग्राम के अंदर उस इनफाइनाइट शीट का एक फाइनाइट हिस्सा आप लोगों के सामने शो किया. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज क्या है, इसको मैं कह सकता हूं कि ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आज हम लोग करने क्या जा रहे हैं. बेसिकली सबसे पहले मैंने वो सारा सिनेरियो इमेजिन करवा दिया आपको. नाउ स्टूडेंट्स, अगली बात क्या, आपको मालूम है हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और हम लोगों को मालूम है ये गाजेस लॉ की एप्लीकेशन है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट तो करेंगे, लेकिन किसको यूज करते हुए, गाजेस लॉ को यूज करते हुए. और ये भी आप लोग जानते हैं कि गाजेस लॉ को अप्लाई करने की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट या शर्त या कंडीशन क्या है, वो ये है कि हमारे पास कोई गाजियन सरफेस होनी चाहिए जिसके अंदर चार्ज बंद हो. अगर ये शीट आप देखें तो इस शीट पर अगर आप ध्यान करें तो चार्ज किसी 3D चीज के अंदर बंद नहीं है. तो स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर एक गाजियन सरफेस लूंगा. जरा तवज्जो से देखिए, मैं वैसे तो एक सफेयर भी इमेजिन कर सकता हूं, क्योंकि सफेयर होगा तो भी चार्ज जो है वो अंदर इनक्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा. ये गाजियन सरफेस है. मैं चाहूं तो एक क्यूब भी इमेजिन कर सकता हूं, मैं चाहूं तो कोई और शेप इमेजिन कर सकता हूं. लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैंने वो शेप इमेजिन कर रही है जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो. और आज मैं कैसी शेप इमेजिन करूंगा, जरा तवज्जो कीजिएगा. आज मैं इमेजिन करूंगा एक सिलेंड्रिकल शेप. ये शेप जरा तवज्जो से देख लीजिए. आपने देखा कि चार्ज इस शेप के अंदर इनक्लोज है. ये हमारी गाजियन सरफेस है. आप देख रहे हैं ये गाजियन सरफेस में दो खास बातें. नंबर 1, ये देखिए हमारे पास ये दोनों तरफ से गाजियन सरफेस आपको नजर आ रही है, यानी कि ये शीट के एक तरफ भी है और ये शीट के दूसरी तरफ भी आपको नजर आ रही है. और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब ये गाजियन सरफेस आपने ड्रॉ कर दिए तो उससे पहले वो पॉइंट सोच ले जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये हमारी शीट ऑफ चार्ज है और इससे दूर ये पॉइंट है जहां पर मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. जब आपने गाजियन सरफेस इमेजिन करनी है तो आपने गाजियन सरफेस को इस तरह से इमेजिन करना है कि वो जो पॉइंट जहां पर मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वो इसी गाजियन सरफेस के फ्लैट सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हो. यानी इस गाजियन सरफेस का ये एंड वही पॉइंट हो जहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप लोगों ने ध्यान से नोट कर लेना है. स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे आज मैंने सिलेंडर क्यों इमेजिन किया, आपको इस बात का जवाब जो है आज की कैलकुलेशन में मिल जाएगा. मैंने सफेयर क्यों नहीं किया, क्यूब क्यों नहीं किया, और भी इतनी किस्म की हमारे पास 3D शेप्स होती हैं, लेकिन मैंने यहां पर सिलेंडर को क्यों चूज किया, क्योंकि इससे कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी. स्टूडेंट्स, तो जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम कि गाजियन सरफेस मैंने कैसी इमेजिन किया. तो आपको मालूम है गाजियन सरफेस तो मुझे इमेजिन करनी थी, क्योंकि गाजियस लॉ तब तक लग ही नहीं सकता. तो याद रखिएगा हमारे पास गाजियन सरफेस में कौन सी इमेजिन कर रहा हूं कि इमेजिन a cylindrical Gaussian surface. A cylindrical Gaussian surface ठीक है. कैसे इमेजिन करनी है कि उस गाजियन सरफेस का एक एंड वही पॉइंट है. ठीक है जी. तो इमेजिन अ सिलिंड्रिकल गाजियन सरफेस सच दैट, इस तरह से इमेजिन करें, सच दैट इट्स वन एंड, उसका एक सिरा जो है कंटेन्स द पॉइंट, उस पर वो पॉइंट आ रहा हो where E, electric intensity, is to be calculated
जहां हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला जो पॉइंट है वो उसी गाजियन सरफेस के सिरे पर आ रहा हो। अच्छा, आपको मालूम है क्योंकि सिमेट्रिकल चीज है, इसी तरह का एक पॉइंट इस तरफ भी एग्जिस्ट करता होगा, तो वो पॉइंट इधर भी आ रहा होगा। बहरहाल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने गाजियन सरफेस आप इमेजिन किया, और गाजियन सरफेस जो है वो किस फॉर्म में इमेजिन किया जी? सिलिंड्रिकल गाजियन सरफेस है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो गाजियन सरफेस की इमेजिनेशन हो गई। अब आपको मालूम है नेक्स्ट चीज जो है वो डेफिनेटली मैं गाजेस लॉ अप्लाई करूंगा। अब गाजेस लॉ अप्लाई करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि इस पूरे सिलेंडर में से कितना फ्लक्स पास कर है। तो स्टूडेंट्स, मैं अब यहां काम आसान कर देता हूं, थोड़ा सा तवज्जो कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और ये वो गाजियन सरफेस है जो मैंने इमेजिन की है, जिसके इस सिरे के ऊपर वही पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, मैं इस एंगल को थोड़ा सा चेंज करके आपको यूं दिखाता हूं, इस तरह से काम जरा आसान हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, जरा इमेजिन करें, अगर इस सिलेंडर को हम सिर्फ ध्यान से देखें तो इस सिलेंडर के मैं दो हिस्से कर सकता हूं। आप देखेंगे कि इस सिलेंडर का ये जो दोनों एंड्स हैं, ये वाला एंड और ये वाला एंड, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये फ्लैट सरफेस है। तो मैं कह सकता हूं कि इस गाजियन सरफेस का एक तो फ्लैट सरफेस बनती है, और प्लस अगर आप ये जो हाईलाइटेड एरिया है, जो कर्व्ड सरफेस है, इसको देखिए तो ये हमारे पास दूसरा हिस्सा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारी जो पूरी गाजियन सरफेस है वो दो डिफरेंट सरफेसेस से मिलकर बनी हुई है। नंबर वन, वो किनारों पर जो फ्लैट सरफेसेस हैं, और नंबर टू, ये जो सारा कर्व्ड सरफेस है। तो स्टूडेंट्स, मैं अलग-अलग कैलकुलेशन करूंगा दोनों पर, तो मैं दोनों पर अलग-अलग फ्लक्स फाइंड आउट करूंगा। तो याद रखिएगा, मैं पहले कहता हूं कि फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस भी फाइंड आउट करूंगा, और फिर मैं फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस भी फाइंड आउट करूंगा। तो जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं फ्लैट सरफेस। आपको मालूम है हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला है E डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। ये फ्लैट सरफेसेस का है, तो मैं इसके फाई के साथ फ्लैट लिख देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, ये गाजियन सरफेस, आपको मालूम है कि हमारे पास ये जो फ्लैट सरफेस है, इसका वेक्टर एरिया कहां होगा? अब आपको मालूम है वेक्टर एरिया बेसिकली हमारे पास उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये हुआ हमारे पास वेक्टर एरिया। अब जरा इमेजिन करें, ये जो गाजियन सरफेस के अंदर चार्ज पड़ा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी? ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, उसका वेक्टर पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है। अच्छा, जब ये इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा तो आप देखेंगे ये फ्लैट सरफेसेस में से भी पास करेगा। जब ये फ्लैट सरफेस में से पास करेगा, जरा ध्यान से देखिए, उस फ्लैट सरफेस में जो वेक्टर एरिया ए है और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसका वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में ना हुए। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम कहेंगे यहां तो एंगल जीरो है। तो स्टूडेंट्स, बड़े ही ध्यान से सुन लीजिए कि हमारे पास जो फ्लैट सरफेस है उसमें एंगल जो है वो जीरो बन रहा है। अब मैं यहां पर ई ए कॉस जीरो कह देता हूं, और cos जीरो कितना होता है जी? cos जीरो तो 1 होता है, तो ये तो बन गया ई ए। नाउ स्टूडेंट्स, एक और बात जो आप लोग यहां पर भूल रहे हैं वो ये कि फ्लैट सरफेस तो एक है ही नहीं, बल्कि फ्लैट सरफेस तो अगर ये वाली है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी जानिब भी तो फ्लैट सरफेस है। अगर मैं वही लॉजिक वहां पर भी अप्लाई करूं कि इस फ्लैट सरफेस का वेक्टर एरिया कहां होगा, तो वो इसी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस डायरेक्शन में। और दूसरी बात अगर हम देखें, यहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगी, उसका जब वो फ्लैट एरिया में से पास करेगी तो आप देखेंगे वो इस वेक्टर एरिया के साथ जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में। तो यहां पर भी एंगल क्या बना?
0। इसका मतलब दूसरी फ्लैट जो सरफेस है उस पर भी सेम कैलकुलेशन होगी। तो मैं इसी कैलकुलेशन को डबल कर देता हूं, यानी यहां भी ई ए कॉस थीटा आएगा और यहां भी ई ए कॉस थीटा, और दोनों तरफ एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर भी आंसर आ जाएगा ई ए। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स फ्लैट एरिया में से कितना आया, ई ए प्लस ई ए, कुल मिलाकर 2EA। So this is the flux passing through the flat surface of the Gaussian surface. Now students जरा तवज्जो कीजिए, Gaussian surface का एक कर्व्ड सरफेस भी तो है जो मैंने आप लोगों के सामने यहां पर इस तरह से हाईलाइट करके दिखाया। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से देखें। हमारे पास अगर इस कर्व्ड सरफेस पर मैं वेक्टर एरिया देखूं तो आपको मालूम है कर्व्ड सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर एरिया या वेक्टर एरिया या नॉर्मल एरिया वो ऐसे होगा इस डायरेक्शन में। अब जरा तवज्जो कीजिए, अगर मैं पूरी कर्व्ड सरफेस के ऊपर देखूं तो हर डायरेक्शन में इसी तरह से वेक्टर एरिया जो है वो ड्रॉ कर सकता हूं। अब आपको मालूम है जब हमारे पास चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो उसका वेक्टर निकलेगा, तो आप जरा तवज्जो कीजिए, वो वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वो वेक्टर एरिया के साथ तो परपेंडिकुलर नहीं है। सारे वेक्टर एरिया के साथ अगर आप देखें तो वो परपेंडिकुलर है, और इसका मतलब यह हुआ कि यहां एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और जब 90 डिग्री बनेगा तो फिर कैलकुलेशंस क्या होंगी, तो कर्व्ड सरफेस में जो हमारे पास फ्लक्स है वो ई ए cos 90 होगा, और cos 90 कितना होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। तो इसका मतलब देयर इज नो फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस। और वैसे भी ये बड़ी लॉजिकल सी बात है, आपको मालूम है कि फ्लैट सरफेस में से फ्लक्स पास करेगा। भला क्यों, क्योंकि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉजिटिव चार्ज से निकली है और ये वो इस फ्लैट सरफेस में से पास की है, तो ये फ्लक्स काउंट होगा। लेकिन आपको मालूम है इस पूरी शीट में ये जो दरमियान में पॉजिटिव चार्ज गाजियन सरफेस के अंदर है, आपको मालूम है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके नीचे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जो है ना वो ऊपर जा सकती है क्योंकि ऊपर से भी रिपेल होगी, ना वो नीचे जा सकती है क्योंकि नीचे भी पॉजिटिव चार्ज है वो भी रिपेल करेगा। तो इसकी जो फील्ड लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। जब स्ट्रेट जाएगी तो वो इस कर्व्ड सरफेस में से डेफिनेटली पास नहीं कर सकती, वो इसके पैरेलल चलती रहेगी लेकिन उसमें से पास नहीं करेगी। तो उसमें से जब पास नहीं करेगी तो डेफिनेटली इस कर्व्ड सरफेस में कोई फ्लक्स काउंट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि मैंने गाजियन सरफेस के दो हिस्से किए, एक हमारे पास फ्लैट हिस्सा, एक कर्व्ड हिस्सा। फ्लैट हिस्से में से मैंने ये फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया, कर्व्ड में से मैंने फ्लक्स 0 फाइंड आउट कर लिया। आपने देखा मैंने अपनी कैलकुलेशन का एक पार्ट पूरा का पूरा 0 कर दिया। यही वजह है कि मैंने आज इस तरह की गाजियन सरफेस चूज की है, क्योंकि मुझे मालूम है इस तरह की गाजियन सरफेस से मेरा काम आसान हो जाएगा, एक पूरी की पूरी चीज ही 0 हो जाएगी। आइए अब जरा देखते हैं टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है, यहीं पर कर देता हूं कैलकुलेशन। टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, टोटल फ्लक्स होगा कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स प्लस फ्लैट सरफेस का फ्लक्स। अब आपको मालूम है जो कर्व्ड सरफेस है उसका फ्लक्स तो 0 है। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो यहां पर इसका फ्लक्स 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। और फ्लैट सरफेस का फ्लक्स कितना है, फ्लैट सरफेस का फ्लक्स तो 2EA है। तो यहां पर हमारे पास यह आ जाएगा 2EA, और ये मेरे पास टोटल फ्लक्स आ गया। इसको स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्योंकि आगे मैं इसकी वैल्यू आप लोगों के सामने अभी पुट करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी मैं थोड़ी सी मजीद कैलकुलेशंस करता हूं। तो आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स मजीद कैलकुलेशंस में हमारे पास क्या कुछ है। नाउ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं गाजेस लॉ। आपको मालूम है गाजेस लॉ क्या कहते हैं। गाजेस लॉ की जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म थी वो ये थी कि गाजेस लॉ का टोटल फ्लक्स किसी भी गाजियन सरफेस में से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ये बात मैं
काफी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि टोटल चार्ज की बजाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्यों कहते हैं। ये इनक्लोज्ड वो चार्ज जो अंदर बंद है उसी की बात क्यों करते हैं। मैं एक दफा फिर से बता देता हूं स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें ये मेरे पास मेरी गाजियन सरफेस है और इस गाजियन सरफेस के बाहर एक चार्ज पड़ा हुआ है। इस चार्ज की अहमियत क्यों नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है अगर इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी तो वो पहले इस गाजियन सरफेस में इस पॉइंट पर एंटर होगी। इसको मैं -1 कह देता हूं क्योंकि ये इस सरफेस में एंटर हो रही है। नाउ स्टूडेंट्स, जब ये फील्ड लाइन इसमें एंटर हुई है तो आपको मालूम है गाजियन सरफेस में से गुजरने के बाद इसने कहीं ना कहीं इस गाजियन सरफेस में से निकल भी जाना है। जब ये निकलेगी तो आपको मालूम है ये फ्लक्स हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो बताएं इस बाहर पड़े चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स कितना हुआ, तो -1 + 1 0। जो लाइन एंटर हुई उसने लीव भी कर दिया, तो इसका मतलब बाहर पड़े चार्जेस जो हैं वो फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। तो कौन इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ गाजियन सरफेस के अंदर वाले चार्जेस। और याद रखिएगा आज की गाजियन सरफेस ये है और इस गाजियन सरफेस में ये जो अंदर चार्जेस पड़े ये हमारे पास आज के चार्ज इनक्लोज्ड हैं। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, आपको मालूम है कि एक वर्ड हम डेंसिटी का यूज करते हैं, लेकिन आज हम वर्ड यूज करेंगे चार्ज डेंसिटी। नाउ व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज डेंसिटी से पता चलता है कि चार्जेस कितने करीब करीब है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक शीट है चार्ज की, आप देख रहे हैं चार्जेस काफी दूर दूर है, तो मैं कहूंगा इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत कम है। लेकिन अगर मैं एक ऐसी शीट लूं जिसमें मैं देखता हूं कि चार्जेस बहुत ज्यादा करीब करीब हैं, तो हम कहेंगे कि इस शीट में जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है। तो चार्ज डेंसिटी क्या बताती है कि किसी थोड़े से एरिया के अंदर कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो याद रखिएगा चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड कर दें। चार्ज डेंसिटी का सिंबल है सिग्मा, तो फिर ये आ जाएगा Q/A। यहां से मजे की बात है कि Q किसके बराबर आएगा, ये A इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर सिग्मा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स ये Q की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा। ये वो Q है जो टोटल चार्ज अंदर पड़ा है गाजियन सरफेस के, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये जो टोटल फ्लक्स है ये किसके बराबर आया, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज, और वो कितना है, सिग्मा इंटू A, where sigma is charge density। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास चार्ज डेंसिटी जो है उसका यूनिट भी पता होना चाहिए। ये चार्ज ओवर एरिया है, चार्ज का यूनिट सबको मालूम है, कूलम्ब होता है, और एरिया का यूनिट भी मालूम होना चाहिए, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या हुआ, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, इसको पहचानिए। टोटल फ्लक्स जो गाजियन सरफेस में से पास करेगा, ये तो अभी मैंने कैलकुलेट किया। अगर मैं आप लोगों को दोबारा से दिखा दूं, यहां पर ये देखिए जी, ये टोटल फ्लक्स अभी मैंने कैलकुलेट किया कितना है, 2EA। आइए ये वहां पर पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स है, इसकी जगह मैं लिख देता हूं कि ये हमारे पास 2EA है, 1/ε0 टाइम्स और सिग्मा A। जरा देखिए स्टूडेंट्स, एरिया से कैंसिल हो गया, ये E को मैं यहां पर रखता हूं और ये 2 उधर जाकर डिवाइड होगा। ऊपर है सिग्मा, नीचे है ε0 और साथ ये 2 भी उधर जाकर डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गई एक इक्वेशन। इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। और स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो आज का लेक्चर कहां से स्टार्ट किया था भला, आज का लेक्चर ही यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और जो इक्वेशन अभी मैंने आप लोगों के सामने डिराइव की, वो इक्वेशन किस चीज की है, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ही इक्वेशन है। तो आप लोगों ने देखा कि E किसके बराबर आया, σ/2ε0। नाउ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपको मालूम है ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये जो फार्मूला है ये सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के
मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए। तो मैं इसी फॉर्मूला को यूं भी लिख सकता हूं कि अगर E का वेक्टर निकालना हो तो E की जगह E का वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, फार्मूला वही रहेगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्योंकि अब डायरेक्शन की बात आ गई है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। ये यूनिट वेक्टर जो है इसे मैं आर हैट कह रहा हूं। ये आर हैट किसकी डायरेक्शन बताएगा? याद रखिएगा, ये आर हैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। और याद रखिएगा, ये हमारे पास लिख देता हूं कि आर हैट इज ए यूनिट वेक्टर, R hat is a unit vector showing direction of electric intensity। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रहा है। और याद रखिएगा ये कहां होगा? It is directed away from sheet of charge, यानी कि हमारे पास ये वो शीट ऑफ चार्ज है और ये वो पॉइंट है जहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। और अब मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब मुझे मालूम है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां को होगी? याद रखिएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द शीट होगी। और अगर ये शीट नेगेटिव हो तो फिर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वही होगा, लेकिन अब उसका वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द शीट होगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है। स्टूडेंट्स, आपके पास फॉर्मूला आ गया, बच्चे समझते हैं बस इतना काफी है, और डेफिनेटली आपके बोर्ड के हिसाब से ये काफी है, आप लोगों को इसके नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाता हूं आप लोगों की। जरा तवज्जो कीजिए स्टूडेंट्स। आपको मालूम है ये मेरे पास एक चार्ज है, आपको मालूम है इस चार्ज के गिर्द अगर मैं दो पॉइंट्स आपके सामने ए और बी बनाऊं और आपसे पूछूं कि जल्दी से बताइए कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रेंथ रखता होगा, तो आपको मालूम है कि आप पॉइंट ए क्योंकि करीब है चार्ज के तो वहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे तो पॉइंट बी क्योंकि चार्ज से दूर है तो वहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो वीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये बात आपको कैसे पता चली? एक तो वैसे ही लॉजिकली पता चल रही है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब आप किसी चीज के सोर्स से दूर जाते हैं तो उसका फील्ड वीक होता जाता है। आप जमीन से दूर जाते हैं, ग्रेविटी वीक होती रहती है। आप मैग्नेट से मैग्नेट को दूर लेकर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता रहता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही मामला है। लेकिन मैथ्स भी हमें यह बताती है, आप लोगों को मालूम होगा मैथ्स में हम लोगों ने, फिजिक्स में हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ये देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डिस्टेंस का वाज़ेह रिलेशनशिप पता चल रहा है कि इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जितना मैं डिस्टेंस ज्यादा करता जाऊंगा उतना, जितना मैं दूर जाता रहूंगा चार्ज से, जितना डिस्टेंस ज्यादा करता रहूंगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। तो डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। अब जरा इमेजिन करें, ये तो मैंने एक चार्ज की बात की थी, जरा आज के आर्टिकल में देखते हैं। आज तो हमारे पास शीट ऑफ चार्ज है, वो भी इनफाइनाइट एक्सटेंट की। जरा इमेजिन करें, मैं यहां दो पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। पॉइंट ए शीट के करीब है, पॉइंट बी शीट से दूर है। जल्दी से बताइए कहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा स्ट्रांग होगी? बच्चे फौरन से पॉइंट ए की बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स यहां आपको रुकना होगा और तवज्जो से मेरी बात सुननी होगी। अगर आप आज का फॉर्मूला देखें जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का है, उस फॉर्मूला में कहीं पर क्या डिस्टेंस आ रहा है? हरगिज नहीं, आर नहीं आ रहा। असूलन लॉजिकली अगर हम देखें तो दिल कहता है कि यार पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है वो शीट ऑफ चार्ज से दूर चले गए हैं।
लेकिन स्टूडेंट्स अगर फार्मूले की तरफ देखें तो फार्मूला ये कहता है कि हमारे पास डिस्टेंस तो कहीं आ ही नहीं रहा, डिस्टेंस तो मैटर ही नहीं करता। अब दिल की माने या फार्मूला की माने, तो स्टूडेंट जरा तवज्जो से देखिएगा, यहां पर आपको फार्मूलों को ही सही मानना पड़ेगा। एक्चुअली में पॉइंट ए और पॉइंट बी या पॉइंट सी उससे दूर या पॉइंट डी, जितने मर्जी आप दूर पॉइंट ले लें, याद रखिएगा हमारे पास इन पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। ये वो सिंगल चार्ज वाला केस आज नहीं है। लेकिन क्या ये बात हजम होती है? ठीक है, फार्मूला कह रहा है, लेकिन फिर भी इंसान कहता है कि यार दिल भी मुतमईन होना चाहिए। तो मैं आपका एक छोटी सी बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूं, जरा देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखना चाहता हूं तो वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो इन हाईलाइटेड चार्ज की वजह से होगी। यानी कि ये जो इस पॉइंट के हिसाब से इस फील्ड ऑफ व्यू के अंदर जितने चार्जेस आ रहे हैं उनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। अब मैं जब पीछे पॉइंट बी पर जाता हूं तो स्टूडेंट्स वहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वीक क्यों नहीं होती? क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है और यहां के हिसाब से जब मैं देखता हूं तो ज्यादा चार्जेस जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जैसे जैसे आप दूर होते रहते हैं फील्ड क्यों नहीं वीक होता? क्योंकि जितना आप दूर होते हैं उतने ज्यादा चार्जेस आपके फील्ड ऑफ व्यू में आ जाते हैं। आप और दूर जाएंगे और ज्यादा चार्जेस जो है वो आपके फील्ड ऑफ व्यू में आते जाएंगे, तो ज्यादा चार्जेस आएंगे तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो जो फील्ड ने कम होना था वो नहीं होगा, उतना ही फील्ड ऐड भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो चार्जेस आपके व्यू में आएंगे। स्टूडेंट्स ये थी उसकी रीजन जो मैंने आप लोगों को बता दी है। आज का आर्टिकल यहां खत्म होता है। अब हमारे पास 2 एप्लीकेशंस जो है वो गाज़ीज़ लॉ की कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 3rd एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में क्या खास बात होगी ये हम